पोएम चल रही थी बच्चों अपनी इफ, ये कविता मैंने शुरू की थी और इसकी जो पहली 4 लाइन्स है वो मैंने आपको पढ़ा दी थी। इफ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लॉजिंग देयर्स, यहाँ ये सेंटेंस समाप्त होता है। आप बच्चों इस सेंटेंस को जो यू है वहीं पर अगर आप इस सेंटेंस का एंड समझ लेंगे तो इस सेंटेंस का मीनिंग आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा। ये सेंटेंस एक्चुअली कहां तक चल रहा है, देयर्स के आगे फुल स्टॉप लगाओ, उस जगह तक चल रहा है। इफ यू कैन कीप योर हेड, यह बच्चों कीप का मतलब रखना होता है, हेड यानी सर होता है। अब इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर आप अपने सर को रख सकते हैं जबकि बाकी लोग अपने सर को खो रहे हैं, लेकिन इसका मीनिंग आपको यह नहीं निकालना है। यहाँ एक्चुअली कभी ये कहना चाहता है कि इफ यू आर एबल टू कीप द बैलेंस ऑफ योर माइंड, इफ यू आर एबल टू कीप द बैलेंस ऑफ योर माइंड, अगर आप अपने दिमाग का संतुलन बनाकर रखने में सक्षम हैं, व्हेन अदर्स आर लूजिंग देयर्स, जबकि बाकी सारे लोग अपने दिमाग का संतुलन खो रहे हैं। व्हेन ऑल अदर पीपल आर लूजिंग द बैलेंस ऑफ देयर माइंड्स, जब बाकी सारे लोग अपने अपने दिलो दिमाग का संतुलन खो रहे हैं, हर कोई बेकाबू हो रहा है, ऐसी परिस्थिति में भी अगर आप इतने सक्षम हैं, इफ यू आर सो एबल दैट यू कैन कंट्रोल ओवर योर माइंड, कि आप अपने आप के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर, अपने दिलो दिमाग के ऊपर जब्त रख सकते हैं, काबू रख सकते हैं, तो ही आप क्या हैं, तो ही आप एक परफेक्ट मैन बन सकते हैं। ओनली देन यू कैन बिकम ए परफेक्ट मैन, केवल तभी आप बन सकते हैं एक पूर्ण पुरुष, केवल तभी बन सकते हैं आप एक आदर्श पुरुष। आगे वाली लाइन देखो बच्चों, एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, आज ये बताया गया कि बाकी सारे लोग न केवल अपने दिमाग का संतुलन खो रहे हैं बल्कि वो आपके ऊपर लांछन लगा रहे हैं, मिथ्या झूठे आरोप। आरोप बच्चों हमेशा झूठा होता है। आरोप जो है वो आरोप ही क्या जो सच्चा हो, झूठा होगा वही तो आरोप होगा। तो मैंने आपको कहा कि बाकी लोग अगर आपके ऊपर मिथ्या लांछन लगा रहे हैं, मिथ्या आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, आपको एक ऐसे गुनह का गुनहगार बता रहे हैं जो एक्चुअली आपके द्वारा किया गया ही नहीं, लेकिन तब भी अगर आप अपने दिमाग का संतुलन कायम रखते हैं, उन लोगों के द्वारा किए गए तीखे पैने चुटीले कमेंट्स को सुन करके भी अगर आप अपने दिमाग का धैर्य नहीं खोते हैं, ओनली देन यू कैन बिकम ए परफेक्ट मैन, ओनली देन यू कैन बिकम एन आइडियल मैन, मैन और वुमन आइडियल पर्सन। आप ऐसी परिस्थिति के अंदर ही बन सकते हैं एक सच्चे, एक अच्छे तथा पूर्ण और आदर्श पुरुष। इफ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू, मैंने पिछली क्लास में आपको कहा था बच्चों डाउट के बाद ऑन नहीं लगाना चाहिए। जैसे आई डाउट ऑन यू, मुझे तुम पर शक है, ये ऑन गलत है, शुद्ध क्या होगा आई डाउट यू। उसी तरीके से अटैक ऑन हिम, उस पर हमला करो, नहीं, शुद्ध क्या होगा अटैक हिम। इन्वेड ऑन हिम, ये भी गलत, इन्वेड हिम। इन्वेड एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद ऑन नहीं आता और उसका मीनिंग होता है बच्चों हमला करना। इन्वेड एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद ऑन नहीं आता, ये देखना इन्वेड, ये दिमाग में बैठा लीजिए बच्चों, जीवन में काम आने वाली बातें बता रहा हूं। इन्वेड है और अटैक है और डाउट है। साधारणतः बच्चों क्या होता है कि इन सभी क्रियाओं के बाद ऑन लगा दिया जाता है जो सदैव गलत होता है। इन्वेड यानी मैंने बताया आपको हमला करना, अलेक्जेंडर इन्वेडेड ऑन इंडिया, नहीं, अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया इन 323 BC, ऐसा बोला मैंने। यानी सिकंदर ने भारत के ऊपर 323 ईसा पूर्व आक्रमण किया। तो यहां पर जो इन्वेडेड है उसका मीनिंग आक्रमण करना या हमला करना है। अटैक का मतलब भी वही होता है और डाउट मानी शक करना होता है किसी पर। लेकिन आप जानते हैं बच्चों कि पर का भाव तो इसी में आ गया है, इसलिए तीनों वर्ब्स ऐसी है विच शैल नेवर बी फॉलोड बाय द प्रीपोजिशन ऑन, जिनके पश्चात आपको ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग हरगिज नहीं करना चाहिए। आशा जो बात मैं समझाना चाहता हूं समझ में आ गई होगी आपके। आगे देखिएगा, इफ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू। कभी कभी सेंटेंस बच्चों आपको यह भी दिया जा सकता है, देखना आप, ऑल मैन डाउट यू, और आपको कहा जाए कि इस वाक्य को शुद्ध करो। तो इसमें 2-3 बातें समझानी है मुझे बच्चों आपको। नंबर 1 तो आप जानते हैं कि ऑल क्या है। ऑल बच्चों एक डिटरमिनर है और ऑल के बाद आने वाला नाउन अगर काउंटेबल है तो एक वचन हो नहीं सकता।
ऑल के बाद आने वाला नाउन अगर काउंटेबल है तो सिंगुलर हो नहीं सकता, उसे पीसीएन होना चाहिए। पीसीएन से मेरा मतलब ये है कि उसे प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए, पीसीएन। अगर वो प्लूरल काउंटेबल नाउन बनाना है तो बच्चों ए को काट के ई करना पड़ेगा ना। जैसे मैं आपको कहता हूं कि ऑल इंडियन आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो वाक्य गलत हो गया, ऑल इंडियन नहीं इंडियंस बोलना पड़ेगा आपको। ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ऑल के बाद आने वाला नाउन अगर काउंटेबल है तो बहुवचन ही होगा, लेकिन अगर अनकाउंटेबल है तो उसका बहुवचन बनेगा नहीं, और अगर अनकाउंटेबल है तो उसका बहुवचन बनेगा नहीं। अनकाउंटेबल का तो प्लूरल बनता ही नहीं है। जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स, तो आप देख रहे हैं बच्चों, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। सेंटेंस को जरा गौर से देखेंगे आप। या बच्चों आप जानते हो कि ये ग्लिटर जो ये ऑल दैट ग्लिटर, तो एक्चुअली ये जो है बच्चों ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसके ठीक पहले आ रहा ऑल। इस ऑल के आधार पे ये वर्ब आ रही है, लेकिन बच्चों यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर तो एस जोड़ना पड़ेगा आपको। उसका कारण ये है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यहाँ पर आपने देखा कि जो ये ऑल है बच्चों ये किसके लिए आ रहा है? इस ऑल के बाद में कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन तो आ नहीं रहा है। इस ऑल के बाद में कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन तो आ नहीं रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर वह चीज जो चमकती है या सभी चीजें जो चमकती है वो सोना नहीं होती। ये शेक्सपियर का एक सेंटेंस है, शेक्सपियर द मर्चेंट ऑफ वेनिस के अंदर ये सेंटेंस लिखा है। तो मैं बताना चाहता हूं कि ऑल के बाद आने वाला नाउन अगर काउंटेबल है तो उसको प्लूरल होना चाहिए, लेकिन अगर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर ही आएगा। जैसे मैं आपको कहता हूं ऑल नाइट, ऑल नाइट का मतलब पूरी रात से है। ऑल नाइट्स भी हो सकता है, सारी रातें, लेकिन अगर आप पूरी रात के सेंस में कहते हैं तो मैं कहता हूं इट केप्ट ऑन रेनिंग ऑल नाइट, इट केप्ट ऑन रेनिंग ऑल नाइट। इसका मतलब सारी रात बारिश होती रही। इट केप्ट ऑन नाइट ऑल नाइट, इट केप्ट ऑन रेनिंग ऑल नाइट। तो ऑल के बाद बच्चों नाइट्स नहीं आ रहा। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर वो काउंटेबल है तो उसे पीसीएन होना चाहिए, और अगर वो अनकाउंटेबल है तब क्या करोगे? तब तो वो यूसीएन यानी अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर ही होगा, क्योंकि उसका प्लूरल बनता नहीं। इफ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मेन डाउट यू, अगर आपको अपनी क्षमताओं के ऊपर विश्वास बना रहता है, या इफ यू आर एबल टू हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर विगर, योर एनर्जी, योर मैनहुड व्हेन ऑल द सर्कमस्टेंसेस आर एडवर्स टू यू। जब सारी परिस्थितियां आपके प्रतिकूल हो जाए, हवा का हर झोंका आपके प्रतिकूल बहे, और ऐसी परिस्थितियों में हर कोई जब आपकी शक्ति के ऊपर, हर कोई आपके विवेक के ऊपर जब संदेह करे, तब भी आप क्या करो? तब भी आपका अपने आप पर विश्वास बना रहे, आपका अपने ईश्वर के ऊपर विश्वास बना रहे। अगर ऐसी बुद्धि आपने पाली है तो आप बन सकते हैं एक सच्चे पुरुष। टैगोर ने बच्चों गीतांजलि में एक लाइन लिखी है, बहुत अच्छी लाइन है उनकी गीतांजलि में, उसका हिंदी अनुवाद बताता हूं आपको। उस हिंदी अनुवाद में उन्होंने कहा कि जीवन में चाहे धोखा ही खाना पड़े, जीवन में चाहे धोखा ही खाना पड़े, और जीवन में चाहे सदैव असफल ही होना पड़े। देखो उनकी लाइन क्या है, जिंदगी में चाहे धोखा ही खाना पड़े या सदैव असफल ही होना पड़े, किंतु फिर भी हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर कभी संदेह न करूं, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर कभी संदेह न करूं। यानी जब आप अपने भगवान के ऊपर संदेह नहीं करते हैं, जब आप अपने आप पर संदेह नहीं करते हैं, जबकि सारा संसार आपके ऊपर संदेह कर रहा होता है, अगर आपने ऐसी बुद्धि पाली, ऐसा विवेक पा लिया है, तो इसका मतलब यह है कि आप बन गए हैं एक पूर्ण पुरुष। बट मेक अलाउंस, देखो इफ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मेन डाउट यू, बट मेक अलाउंस, अंडरलाइन कर लेना, मेक अलाउंस का मतलब क्षमा करना होता है। मेक अलाउंस यह बता रहा हूं, देखो बच्चों शब्द क्या लिखा मैंने, मेक अलाउंस। वैसे तो आप जानते हो ये जो अकेला शब्द आता है मेक अलाउंस का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो इसका मीनिंग बता रहा हूं, टू फॉरगिव या टू पार्डन। अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों पार्डन यानी होता क्षमा करना, और फॉरगिव यानी भी क्षमा करना होता है, क्षमा करना। और अकेला अलाउंस शब्द आ जाए, अलाउंस, तो बच्चों अलाउ का मतलब तो सभी जानते हो, स्वीकृति या अनुमति देना। स्वीकृति या अनुमति देना ये एक वर्ब है, अलाउ, अलाउड, अलाउड। और जब आप इसका नाउन बनाते हैं बच्चों अलाउंस, तो अलाउंस का मतलब होता है भत्ता। आपको पता है हमें कई प्रकार के भत्ते मिलते हैं, तो उन्हें आप अंग्रेजी में अलाउंस कहते हैं।
अलाउंस का मतलब भत्ता होता है, अलाउ का मतलब स्वीकृति या अनुमति देना होता है, और इसमें ईडी जोड़ करके आप इसकी सेकंड तथा थर्ड फॉर्म बना सकते हैं, अलाउ, अलाउड, अलाउड। ओके, मेक अलाउंस जो है बच्चों ये इडियोमेटिक है, ये सूक्ति परक है, इसका मीनिंग जैसा मैं आपको बताऊंगा आपको वैसा ही निकालना होगा। तो मेक अलाउंस का मतलब होता है टू फॉरगिव, किसी को क्षमा करना, टू पार्डन समबडी, किसी को माफ कर देना, क्षमा कर देना। तो जब लोग आपकी शक्तियों के ऊपर संदेह करें और बजाय उनके ऊपर गुस्सा होने के, बजाय अपना संयम खोने के, बजाय अपना आपा खोने के, आप उन्हें क्षमा कर देते हैं। इफ यू आर सो मच जनरस, अगर आप इतने उदार हैं, दैट यू आर एबल टू पार्डन दोज हु ऑलवेज क्रिटिसाइज यू, अगर आप इतने बड़े दिल वाले हैं, अगर आप इतने बड़े उदार हैं कि जो लोग सदैव आपकी आलोचना करते हैं, जो लोग पीछे से सदैव आपकी जड़ काटने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को भी आप उदार दिल से क्षमा कर सकते हैं। अगर आप में इतनी क्षमता आपने पाली है, इट मीन्स यू हैव बिकम एन आइडियल मैन, इसका मतलब ये हुआ कि आप बन गए हैं एक आदर्श पुरुष। देखो बच्चों क्या लिखा है, बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, यानी उनके संदेह करने पर भी, डेस्पाइट देयर डाउटिंग, ये शब्द है बच्चों देखना, डेस्पाइट, इधर देखो मैं क्या बता रहा हूं, डेस्पाइट यानी के बावजूद होता है, लिखना एक बार, डेस्पाइट ऑफ देयर डाउटिंग, उनके डाउट करने पर भी, डेस्पाइट ऑफ देयर डाउटिंग यू फॉरगिव देम, उनके संदेह करने पर भी आप उन्हें क्षमा कर देते हैं। सेंटेंस को गौर से देखेंगे बच्चों क्या लिख दिया है मैंने, डेस्पाइट यानी सभी जानते हो, डेस्पाइट यानी क्या होता है, के बावजूद, डिस्पाइट ऑफ देयर डाउटिंग, उनके डाउट करने के बावजूद, यू फॉरगिव देम, आप उन्हें क्षमा कर देते हैं। अगर ऐसी बुद्धि आपने पाली है, ऐसा विवेक आपने पा लिया है, बुद्धि के उस शिखर तक आप पहुंच गए हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप बन गए एक पूर्ण पुरुष। लेकिन बच्चों ये सेंटेंस उतार तो आपने लिया, पर इसमें कुछ गलतियां हैं, देयर आर सम एरर्स इन द सेंटेंस, इस सेंटेंस में कुछ एरर्स वो आपको निकालनी है। पहली एरर कहां बच्चों, मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, डेस्पाइट इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस, इस वाक्य में डेस्पाइट जो है पहला शब्द है, और डेस्पाइट का पहला अक्षर डी जो है बच्चों, इसे काट के कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा, पहला करेक्शन। नंबर 2 बच्चों, डेस्पाइट अपने बाद ऑफ कभी नहीं लेता है, यह माना कि डेस्पाइट का मतलब के बावजूद होता है, इन स्पाइट ऑफ का मतलब भी के बावजूद होता है, परंतु डेस्पाइट के बाद ऑफ का प्रयोग भूल कर भी न करें, तो दूसरा करेक्शन। और देयर डाउटिंग, ये बच्चों आपने देखा कि डाउटिंग जो है इसके पहले देर आ रहा है, तो एक नियम आपको मैंने बताया था कि जिरंड एक प्रकार का, जिरंड यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने को जिरंड कहते हैं, और जिरंड एक प्रकार का नाउन होता है, और नाउन के पहले अगर प्रोनाउन आएगा तो वह हमेशा अपनी पजेजिव फॉर्म में आएगा, इस प्रकार ये बिल्कुल सही है। यू फॉरगिव देम, लास्ट में बच्चों मैंने देम लिखा, दे नहीं लिखा है, ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि ये वर्ब के बाद आ रहा है, वर्ब के बाद जब भी कोई पर्सनल प्रोनाउन आता है तो बच्चों वह हमेशा अपनी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। कौन सी फॉर्म में आता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। तो करेक्शन समझ में आ गया होगा, पहले इसको काट के डी करना पड़ेगा कैपिटल लेटर में, ऑफ को बच्चों हटा देना चाहिए। डिस्पाइट देयर डाउटिंग, उनके संदेह करने के बावजूद भी आप क्या करते हैं, उनके संदेह करने के बावजूद भी आप उन्हें क्षमा कर देते हैं, इतने उदार दिल है आप। दिनकर ने कुरुक्षेत्र में एक लाइन लिखी है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो धनहीन विशीन स्वभाव सरल हो। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें शक्ति है वही क्षमा करने का अधिकारी है। कायर क्या क्षमा करेगा, कायर तो क्षमा ही करेगा और क्या करेगा, उसके पास दूसरा चारा ही नहीं होता है। लेकिन क्षमा तो शूरवीरों का श्रृंगार है, क्षमा तो शूरवीरों का श्रृंगार है। आगे देखेंगे बच्चों, आगे लिखा है, इफ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग। मैंने बच्चों कई बार समझाया है कि टायर्ड अपने बाद बाई नहीं लेता, ऑफ लेता है। ये सब देखना आप, टायर्ड ऑफ का मतलब होता है ऊब जाना या तंग आ जाना। आई एम टायर्ड ऑफ योर मिस्चीफ्स, मैं तुम्हारी शैतानियों से, मैं तुम्हारी नादानियों से बाज आ गया हूं, तंग आ गया हूं। ठीक है, आई एम टायर्ड ऑफ द सोरोज ऑफ लाइफ, मैं जीवन के दुखों से बाज आ गया हूं, मैं तंग आ गया हूं। टायर्ड अपने बाद ऑफ लेता, पर यहां बाई आ रहा है। ये कविता है बच्चों। कवियों को कुछ विशेष अधिकार होते हैं, जहां चेस्ट का प्रयोग करना चाहिए वो ब्रेस्ट का करते हैं। टैगोर की एक दूसरी कविता और उपगुप्ता, द यंग डिसिपल ऑफ बुद्धा, उस कविता में उन्होंने जो उपगुप्ता है, जो पुरुष है, उसके सीने के लिए चेस्ट का प्रयोग नहीं करके ब्रेस्ट का किया है।
तो ये तो कविता है। क्या है ये तो कविता है। परंतु आप बात समझे, जनरली टायर्ड के बाद में आपको बच्चों बाई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। टायर्ड ऑफ होता है, अफ्रेड ऑफ होता है, फॉन्ड ऑफ होता है। जैसे आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, आपको दिया जाए आई एम नॉट अफ्रेड विद यू, विद गलत है, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू। आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, मैं मिठाइयां खाने का शौकीन हूं, फॉन्ड ऑफ होता है। प्राउड ऑफ होता है, प्राउड ऑफ माई कंट्री, ऐसे नहीं आई एम प्राउड ऑन माई कंट्री। समझ में आ रही है? देयर आर सर्टेन वर्ड्स which are always followed by certain prepositions and such use is known as fixed, the use of fixed prepositions। ऐसे प्रयोग को आप जो है प्रीपोजिशन का मतलब फिक्स्ड प्रीपोजिशन कहते हैं। ऐसे यूज को आप फिक्स्ड प्रीपोजिशन का यूज कहते हैं। बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू इफ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग। और आप में इतनी क्षमता है, इतना धैर्य है, आप उतावले हो जाते हैं तो बहुत बुरी बात है। वन मस्ट नेवर बी पैशनेट। पैशनेट का मतलब होता है बहुत अधीर, बहुत उतावला। अगर आप बहुत अधीर हैं, बहुत उतावले हैं तो गलतियां करेंगे, क्योंकि हड़बड़ी में तो अक्सर गड़बड़ी हो जाती है। लेकिन यह बताया गया है कि अगर आप इतने धैर्यवान हैं, इफ यू आर सो पेशेंट, पेशेंट का मतलब मरीज नहीं है बच्चों, पेशेंट का मतलब धैर्यवान होता है। पेशेंट यानी मरीज भी होता है, सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग, ठीक है। इफ यू आर सो पेशेंट दैट, अगर आप इतने धैर्यवान हैं कि यू आर नेवर टायर्ड बाई वेटिंग या यू आर नेवर टायर्ड ऑफ वेटिंग, ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप इंतजार करने से थकते नहीं हैं, आप प्रतीक्षा करते हैं, आप अच्छे के लिए प्रतीक्षा करते हैं। आप जानते हैं रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, रोम का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ था, कई साल लगे थे। हथेली में सरसों नहीं उगती है। अगर आप मेहनत करते हैं और उसका तुरंत परिणाम चाहते हैं तो उसका परिणाम तुरंत थोड़ी मिलेगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए और माली सींचे सोगड़ा ऋतु आवत फल होए। कहने का तात्पर्य यह है कि आप में वेट कर देगी क्या होनी चाहिए, वेट कर, आप इतना धैर्य होना चाहिए कि आप अपने द्वारा किए गए कर्म का फल पाने के लिए आप जो उसका वेट करें, उतना समय आप उसे दें। इफ यू कैन वेट, अगर आप इंतजार करने में सक्षम है, एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, और इंतजार करने से आप थकते नहीं हैं, इंतजार करने से आप ऊबते नहीं हैं। और बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज, और जब लोग आपके बारे में जब लोग आपके बारे में झूठा प्रचार कर रहे हों, जब लोग आपके ऊपर झूठे लांछन लगा रहे हों, झूठे आरोप लगा रहे हों, तब भी बदले में आप झूठ का सहारा न लेते हों। जब लोग आपके बारे में झूठी बातें बोलते हैं, लेकिन तो भी आप जो है झूठ का बदला, टिट फॉर टैट, जैसे वो तेषा, झूठ के बदले झूठ का सहारा नहीं लेते हैं, बल्कि आप अपनी उसी जगह कायम रहते हैं जिस जगह आप कायम थे। तो बच्चों ये समझना चाहिए कि आप एक अच्छे, एक सच्चे, एक नेक, एक आदर्श और एक पूर्ण पुरुष बनने की तरफ अग्रसर हैं। बाकी बात करने के लिए बच्चों 2 मिनट का ब्रेक लेंगे। तो बच्चों यहां तक की बात हुई थी। देखो, आप में इंतजार करने का क्या होना चाहिए, आप में इंतजार करने की भावना होनी चाहिए, इंतजार करने का धैर्य होना चाहिए, और आपको इंतजार करने से थकना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों इंतजार तो करना पड़ेगा। आप अगर मान लो एक बीज आज बो रहे हैं
और कल ही वो आपको सोने की मुर्गी, सोने के अंडे, एक मुर्गी रोज सोने के अंडे देती थी, वो कहानी तो आप लोगों ने पढ़ी होगी ना। उस कहानी का मोरल यही है कि काम तो उस दिन ही होगा जिस दिन उसको होना है, लेकिन कर्म आपको करना है, लेकिन कर्म आपको करते जाना है, और फल तो उसी दिन मिलना है जिस दिन जो उसको उसके मिलने का दिन आएगा। फसल पकी नहीं, उससे पहले काटेंगे तो बताइए आपको कैसे फल मिलेगा। आप ऐसे व्यक्ति बनिए, आपको अधीर नहीं बनना चाहिए, आपको उतावलापन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उतावलेपन से तो कई गलतियां होती है। आज ये बताया गया है कि जब आपके ऊपर कई लोग झूठे आरोप लगाते हैं, जीवन में बच्चों इस प्रकार की कई घड़ियां आती है, आपको पता नहीं ये प्रसंग मालूम है या नहीं जो मैं बता रहा हूं, लेकिन आप सुने, अगर मालूम नहीं है तो मुझसे जाने, और मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे ये प्रसंग आपको किसी भी सूरत में मालूम होना ही चाहिए। महाराणा प्रताप के जीवन में एक बार ऐसी घटना आई थी कि उनके ऊपर कई झूठे आरोप लगे, इतने झूठे आरोप लगे कि उनकी जो सौतेली मां धीर कंवर बटियाणी रानी, जो जगमाल है उसकी मां थी, उन्होंने उसके ऊपर आरोप लगाए। जगमाल ने उसके ऊपर आरोप लगाए, और लगभग ये साबित हो गया कि महाराणा प्रताप ने वो अपराध किया है, जबकि उन्होंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था कि उनके पास में बंदूक थी और बंदूक से उन्होंने किसी को मारा, जबकि वो इतने बड़े शूरमा थे, वो तो भाले के वीर थे, वो तो तलवार के धनी थे। ये बंदूक जैसी चीजें हैं, इनको तो कायरों का शस्त्र मानते थे। इतने आरोप उनके ऊपर लगाए गए कि उनके पिता राणा उदय सिंह ने उनको सजाए मौत सुना दी, मृत्यु दंड सुना दिया, कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी सुना दी। लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति थे, इन विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया, वो बिल्कुल चुप रहे, अपने दिमाग का संतुलन नहीं खोया। लेकिन बच्चों, आप तो जानते हो कि सत्य में जयते, ट्रूथ कंक्योर्स एट लास्ट, ट्रूथ कंक्योर्स एट लास्ट, सत्य की अंत में जीत होती है। तो आपको पता है सत्य की अंत में जीत हुई, और महाराणा प्रताप जो है वो निर्दोष थे, जो दोषी था वो सामने आया। दोषी कौन था? दोषी तो जगमाल ही था। दोषी सामने आया, और जब उस दोषी को राणा उदय सिंह ने मृत्यु दंड देना चाहा, तब भी महाराणा प्रताप इतने उदार मना, इतने जनरस थे कि उन्होंने अपने पिताजी से हाथ जोड़ करके उसके लिए क्षमा याचना की, और उसको जीवन दान देने के लिए उन्होंने जो अपने पिताजी को निवेदन किया। आप जानते हैं भगवान श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास दिया तो उन पर आरोप लगे, उनको बाहर निकाला गया, उनको उनका जो राज्य का उनका जो अधिकार था उससे वंचित करने की कोशिश की गई उनकी मां के द्वारा। लेकिन उन्होंने अपनी मां के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा, उन्होंने अपने दिमाग के संतुलन को ऐसी परिस्थिति में भी नहीं खोया। यही बच्चों इस कविता का मैसेज है, यही इस कविता का संदेश है। देखेंगे आप, और बीइंग लाइड अबाउट डोंट डील इन लाइज, व्हेन यू आर लाइड अबाउट बाय अदर्स, या व्हेन अदर पीपल लाई अबाउट यू, जब अन्य लोग आपके बारे में झूठ बोलते हैं, लेकिन तब भी यू डोंट टेक सपोर्ट ऑफ लाइज। ऐसी परिस्थितियों में भी आप झूठ का संबल नहीं लेते हैं, झूठ का सहारा नहीं लेते हैं। यू नेवर डील इन लाइज। डील इन लाइज का मतलब होता है बच्चों, डील विद ए पर्सन और डील इन समथिंग। आप झूठ का कारोबार तब भी नहीं करते हैं जबकि सारी दुनिया आपके लिए झूठ बोल रही होती है, और आपके पास केवल झूठ बोलने के अलावा दूसरा चारा नहीं रहता है। ऐसी परिस्थिति में भी आप अपने दिमाग पर इतना काबू रखते हैं कि तब भी आप झूठ का सहारा नहीं लेते हैं। अगर आप उस लेवल तक पहुंच गए हैं तो समझ लीजिए कि आप क्या बन गए हैं, आप एक सच्चे, अच्छे, नेक, आदर्श तथा पूर्ण पुरुष बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आइए देखो, और बीइंग हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग, और बीइंग हेटेड, व्हेन यू आर बीइंग हेटेड बाय अदर्स। ये बच्चों पेशिव वॉइस का सेंटेंस, एक्टिव वॉइस में बोलता हूं। व्हेन अदर्स आर हेटिंग यू, व्हेन ऑल अदर पीपल आर हेटिंग यू, व्हेन यू आर बीइंग हेटेड बाय ऑल अदर पीपल, जब अन्य लोगों के द्वारा आपको नफरत की जाती है, जब अन्य लोगों के द्वारा आपको नफरत की जाती है, जब अन्य लोगों के द्वारा आपको नफरत की जाती है, ठीक है, तब भी आप नफरत का सहारा नहीं लेते, क्योंकि नफरत तो चीज ही बुरी है। और कहते हैं कि नफरत ही करनी है तो चोर की माशे करो, चोर से नफरत नहीं करनी चाहिए। मेरा मतलब कोई भी जो बुराई है, उस बुराई का कोज, व्हाट इज द कोज ऑफ द पर्टिकुलर एविल, उस एविल या उस बुराई का जो मूल कारण है, उससे नफरत करनी चाहिए। और हमें जो है, जो अपराधी है, उससे नफरत नहीं करनी चाहिए, उस अपराध से घृणा करो तो अपराध से करो, अपराधी से नहीं। एंड बीइंग हेटेड, और बीइंग हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग। डोंट गिव वे टू हेटिंग का मतलब ये होता है कि यू डोंट डील इन हेटिंग। आप जो है नफरत का कारोबार नहीं फैलाते हैं। जब दुनिया आपसे नफरत कर रही होती है, बेवजह नफरत कर रही होती है, तो भी आप सामने वाले को प्यार देते हैं, ठीक है, तो भी आप सामने वाले को प्यार देते हैं। और बीइंग हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग, एंड येट डोंट लुक टू गुड
नॉर टॉक टू वाइज। इस लाइन का मतलब बच्चों यह है कि ऐसी परिस्थिति में भी आप बहुत अच्छा दिखने का प्रयास नहीं करते हैं। हालांकि आपको जब कोई नफरत करता है तो आप बदले में नफरत नहीं करते, उसे बदले में प्यार देते हैं, और फिर भी आप ऐसा दिखावा नहीं करते। यू नेवर ट्राई टू पोज। आप जो आडंबर नहीं करते हैं, आप दिखावा नहीं करते हैं, और कभी भी जो है आप बहुत अच्छा बनने की कोशिश, बहुत अच्छा दिखने की कोशिश नहीं करते हैं। मेरा मतलब आप अच्छे हैं, काम सारे अच्छे करते हैं, लेकिन फिर भी आप में इतनी विनम्रता है, फिर भी आप में इतनी सिंप्लिसिटी है, फिर भी आप में इतनी कर्टसी है कि आप अपनी अच्छाइयों की डींग नहीं हाँकते। यू नेवर बोस्ट ऑफ योर गुडनेस। आप अपनी बल मनसाहत के बारे में कभी भी जो डींगे नहीं हाँकते हैं। एंड येट डोंट लुक टू गुड। टू का मतलब क्या होता है? हद से भी ज्यादा। आप हद से भी ज्यादा नेक दिखाई देने का प्रयास नहीं करते हैं। नॉर टॉक टू वाइज। और कभी भी जो है बुद्धिमान बनने का दिखावा नहीं करते हैं। नॉर टॉक टू वाइज का मतलब यानी हद से भी ज्यादा बुद्धिमान, हद से भी ज्यादा बुद्धिमान बनने का आप दिखावा नहीं करते हैं, और बहुत बुद्धिमानी पूर्ण बातें नहीं करते हैं। आपकी बातों में सहजता है, आपकी बातों में सिंप्लिसिटी है। बात समझ में आ रही है? तो अगर इतना कुछ बच्चों आपने पा लिया है, तब आपको ये समझना चाहिए कि आप बन गए हैं एक अच्छे पुरुष। आगे बढ़ाएंगे हम। दूसरा पैराग्राफ बच्चों ये कह रहा है, दूसरा स्टेंजा, पैराग्राफ नहीं, हम इसको कविता में स्टेंजा कहते हैं, तो ध्यान से ये दूसरा स्टेंजा। इफ यू कैन ड्रीम, अगर आप सपने देख सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, सपने देखना चाहिए। लेकिन जो लोग सपनों के गुलाम बन जाते हैं, जो लोग सपनों को अपना मालिक बना लेते हैं, वो लोग जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते हैं। यहां ये बताया गया है कि इफ यू आर केपेबल ऑफ ड्रीमिंग ऑफ सक्सेस, अच्छी बातों के बारे में, सफलता के बारे में अगर आप सपने देखने में सक्षम हैं, कोई बुराई नहीं, आपको सपना देखना चाहिए। बट यू मस्ट नेवर मेक ड्रीम्स योर मास्टर। लेकिन अपने ड्रीम्स को, अपने ख्वाबों को कभी भी अपने ऊपर हावी न होने दो। सपनों को स्वयं पर हावी न होने दो। स्वयं को, सपनों को कभी भी अपना मालिक मत बनाओ, और स्वयं सपनों की दास मत बन जाओ। सपने देखो, सपनों को पूरा करने के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें क्रियान्वित करो। ट्राई टू इंप्लीमेंट योर ड्रीम्स, ट्राई टू इंप्लीमेंट योर ड्रीम्स इन रियल लाइफ। आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए, वास्तविकता में क्रियान्वित करने के लिए भरसक कोशिश करो। लेकिन सपनों को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दो कि सपने तुम्हारे मालिक बन जाएं और आप सपनों की, आप ख्वाबों के गुलाम बन जाएं। जो लोग सिर्फ ख्वाबों के गुलाम होते हैं, वो जिंदगी में उन्हें चाहे कितना ही बड़ा पद मिल जाए, चाहे उनको राजा का पद मिल जाए, लेकिन अंत में उनकी स्थिति वैसी होती है। आपको इतिहास में आपने उस राजा के बारे में पढ़ा होगा जिसको दिल्ली सल्तनत का पागल बादशाह कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, वो ख्वाबों का गुलाम था, वो सपनों का गुलाम था। उसने जितनी भी योजनाएं बनाई, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद से, देवगिरी से दौलताबाद ले गया, दोआब के अंदर कर बढ़ा दिया, वो सब आपने इतिहास में पढ़ा होगा। तो कुल मिलाकर के वो पढ़ा लिखा मूर्खी साबित हुआ, कुल मिलाकर के पढ़ा लिखा मूर्खी साबित हुआ। तो यह बताया गया है, इफ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर। अगर आप सपने देखने में सक्षम हैं और सपनों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं, या आप सपनों के गुलाम नहीं बनते हैं। उसी तरीके से इफ यू कैन थिंक, अगर आप सोचने में सक्षम हैं, सोचना चाहिए, सोचना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु केवल सोचते ही जाएं और सोची हुई बात को कभी क्रियान्वित करने का प्रयास नहीं करें। जो व्यक्ति सिर्फ सोचते हैं, सिर्फ सोचते हैं, सिर्फ सोचते हैं और सोची हुई बातों को क्रियान्वित करने के लिए उनको अमली जामा पहनाने का प्रयास नहीं करते, ऐसे लोग इतिहास के रथ के पहिए के नीचे कुचल दिए जाते हैं। सच पीपल आर क्रश्ड अंडर द व्हील ऑफ द चैरियट ऑफ हिस्ट्री। ऐसे लोग इतिहास के रथ के पहिए के नीचे कुचल दिए जाते हैं। और जो लोग सोचते हैं और अपनी सोच को अमली जामा पहनाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग इतिहास का रथ हाँकते हैं। तो देखना बच्चों, इफ यू कैन ड्रीम, ये तो गई है, इफ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम। आप सोचते हैं, अच्छी बात है, लेकिन थॉट्स को अपना एम मत बनाइए। केवल विचारों को अपना लक्ष्य न बनाएं, बल्कि विचारों को क्या करना पड़ेगा? थ्योरी मस्ट बी इंप्लीमेंटेड इनटू प्रैक्टिस। यही बताया गया है कि जो सिद्धांत है उसे व्यावहारिकता में लागू करना पड़ेगा। एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम का मतलब यह हुआ कि लक्ष्यों को आप अपना, विचारों को आप अपना लक्ष्य न बनाएं, विचारों को अपना लक्ष्य न बनाएं, बल्कि क्या करना पड़ेगा? बल्कि विचारों को इंप्लीमेंट करना चाहिए, विचारों को क्रियान्वित करना चाहिए। इफ यू कैन मीट विद ट्राइम्फ एंड डिजास्टर, ये देखो बहुत अच्छी लाइन है। और इसमें बच्चों आप ये समझो, मीट के साथ में जनरली विद का प्रयोग नहीं होता, लेकिन कभी कभी होता है। कैसे होता है बताता हूं मैं आपको। दो सेंटेंस देखो। आई मेट हर यस्टरडे।
आई मेट हर यस्टरडे, कल मैं उससे मिला। अब बच्चों मुझे ये बताओ कि मैंने आई मेट के बाद में विद का प्रयोग तो किया ही नहीं किया, नहीं होगा। न तो मैंने किया और न होगा। आई मेट हर यस्टरडे, कल मेरी उससे मुलाकात हुई, कल मैं उससे मिला, ये बिल्कुल सही है। अब बात है कि मेट के बाद विद क्यों आ रहा है, वो बताता हूं आपको। ही मेट with an accident 2 days ago। 2 दिन पहले उसका क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उसकी दुर्घटना से मुलाकात हो गई, हादसे से उसकी मुलाकात हो गई। तो बच्चों मेट के बाद विद का प्रयोग होता है, मेट विद एन एक्सीडेंट होता है। मेट विद एन एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना हो जाना, हादसा हो जाना। तो यहां बच्चों ये लिखा हुआ है कि जिंदगी में 2 बातें हैं, एक तो खुशी और एक गम, एक जीत और एक हार। जब आप जीतते हैं तो आपको बहुत अभिमान करने की आवश्यकता नहीं है, और जब आप हारते हैं तो आपको बहुत एग्जॉस्ट या बहुत निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग हार तथा जीत दोनों इंपोस्टर्स को, इंपोस्टर का मतलब धोखेबाज, हार और जीत को कभी ने इंपोस्टर्स कहा है कि अगर आप हार तथा जीत, ये हार और जीत नाम की जो दो धोखेबाज हैं, इन दोनों को अगर आप समान दृष्टि से देख पाते हैं, अर्थात जब आप हारते हैं तो बहुत दुखी नहीं होते हैं, और जब जीतते हैं तो आप बहुत अभिमान नहीं करते हैं, अगर आपने हार और जीत के प्रति समदर्शी दृष्टिकोण अपना लिया है। अगर आप हार जीत की संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठ गए, हार और जीत के प्रति अगर आपने समदर्शी दृष्टिकोण अपना लिया है, इसका मतलब यह हुआ कि आप बन रहे हैं एक पूर्ण पुरुष। समझना रहे हो बच्चों। आइए लिखा हुआ, इफ यू कैन मीट विद ट्रायम्फ एंड डिजास्टर। ट्रायम्फ का मतलब होता है बच्चों विक्ट्री, विक्ट्री का मतलब जीत होता है। इफ यू कैन मीट विद विक्ट्री एंड डिजास्टर का मतलब होता है मुसीबत, कैटेस्ट्रॉफी या डिफीट माने हार। अगर आप हार और जीत दोनों से मिलते हैं, एंड ट्रीट दोज टू इंपोस्टर्स, और उन दोनों धोखेबाजों को ट्रीट करते हैं, उन दोनों धोखेबाजों के प्रति आपका बर्ताव होता जस्ट द सेम माने समदर्शी। अगर आप हार और जीत से मिलते हैं, या जिंदगी में अगर आपका सामना हार या जीत से होता है, और उन दोनों धोखेबाजों के प्रति आपका दृष्टिकोण समदर्शी होता है, अगर उन दोनों धोखेबाजों के प्रति आपका दृष्टिकोण समदर्शी होता है, या दोनों को आप एक ही नजर से देखते हैं, एक ही दृष्टि से देखते हैं, इफ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन। एक बात और समझो बच्चों, कई बार मैंने अपनी जबान से कोई शब्द कह दिया, कह तो दिया, लूज टॉक करते हैं लोग, अपने मुंह से कुछ निकाल देते हैं, और सामने वाला उसको कहता है कि फला समय आपने ये कहा। साहब मैंने कब कहा, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, मुझे तो ऐसा याद ही नहीं है। यह एक्चुअली बताया गया है कि वॉट एवर यू हैव स्पोकन, आपने जो कुछ कहा अच्छा या बुरा, हम उसको अगर रिकॉर्ड करके आपके सामने दोबारा पेश करें, एंड यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ दैट वाज स्पोकन बाय योरसेल्फ। जो सत्य तुम्हारे द्वारा बोला गया था, जो कड़वी बात तुम्हारे द्वारा बोली गई थी, अगर उसी बात को सुनने का मादा रखते हैं आप, उससे दूर भागने की कोशिश नहीं करते हैं आप, जो आपने बोला और उसी बोली हुई बात को जब आपके सामने दोबारा पेश किया गया, एंड इफ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ दैट वाज स्पोकन बाय योरसेल्फ, अगर आप उस सच्चाई को सुनना बर्दाश्त कर सकते हैं जो स्वयं आप ही के द्वारा बोली गई थी, ट्विस्टेड बाय द न्यूज। फर्क बस इतना है कि बोला तो आपने था, आपने तो गलत भी नहीं बोला था, ठीक ही बोला था, लेकिन भाई न्यूज का मतलब, न्यूज कौन होते हैं, दुष्ट प्रकृति के लोग क्या करते हैं, दे ट्विस्ट द ट्रूथ, वो सत्य को तोड़ मरोड़ के आपने जो कहा उसके नमक और मिर्ची लगा करके उस बात को थोड़ी खराब करके गलत तरीके से उस बात को पेश करते हैं, ट्विस्टेड बाय न्यूज, अर्थात दुष्ट लोगों के द्वारा तोड़ मरोड़ के जब उस बात को प्रस्तुत किया जाए, टू मेक ए ट्रैप फॉर फूल्स, वो तोड़ मरोड़ के क्यों प्रस्तुत करते हैं, आखिर क्या उद्देश्य है उनका उद्देश्य होता है, देयर पर्पज इज टू मेक ए ट्रैप फॉर द फूल्स। आप जानते हो कि इस दुनिया में बुद्धिमान लोगों की कमी है, बुद्धिमान तो कम होते हैं, मूर्ख ज्यादा होते हैं। तो ये जो मूर्ख जनता है, ये जो मूर्ख लोग हैं, इन मूर्ख भोले भाले मूर्ख लोगों को जाल में फंसाने के लिए, ट्रैप यानी क्या होता है, उनको जाल में फंसाने के लिए आपके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट की गलत तरीके से व्याख्या करके और आपके लिए एक जाल तैयार किया जाता है, उन भोले भाले लोगों को उस जाल में फंसाया जाता है और उन सबको आपके खिलाफ किया जाता है। ऐसी सिचुएशन में भी, ऐसी परिस्थिति में भी अगर आप अपने दिमाग का संतुलन नहीं खोते हैं, तब जाकर के जो है आप बनते हैं एक सच्चे
और एक अच्छे पुरुष। एंड इफ यू ट्विस्टेड बाई नेव्स, नेव्स का मतलब बताया मैंने, दुष्ट लोग होते हैं, चालाक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, चालाक लोमड़ी। तो इस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि आपके द्वारा की गई बात को तोड़ मरोड़ के गलत तरीके से पेश करते हैं, टू मेक ए ट्रैप फॉर फूल्स। और वो ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज दे मेक ए ट्रैप फॉर द इनोसेंट पीपल। फूल से मतलब इनोसेंट, निर्दोष, मासूम किस्म के जो लोग हैं, भोली भाली जनता जो है, उन्हें बेवकूफ बनाते हैं। देखो उसने तो ये कहा था, उसका मतलब ये था, एक्चुअली आपका मतलब ऐसा वैसा कुछ नहीं था, पर वो लोगों को आपके खिलाफ भड़काते हैं, जनता को आपके खिलाफ करते हैं, और आप जानते हैं कि आपने क्या बोला और लोगों ने उसके बारे में उस आपके उस बयान को कितना गलत तरीके से पेश किया। लेकिन तब भी आप तो अपने दिमाग का संतुलन नहीं खोते हैं, आपको नहीं खोना चाहिए। आगे लिखो, और वॉज द थिंग्स यू गिव योर लाइफ टू ब्रोकन, और वॉज द थिंग्स यू गिव योर लाइफ टू ब्रोकन। इस सेंटेंस का बड़ा प्यारा मीनिंग है बच्चों, इस सेंटेंस को जरा अच्छे समझे आप। अगर आप में देखने की क्षमता है, और वॉज द थिंग्स, और उन चीजों को, उन बातों को देखने की आप में क्षमता है, यू गिव योर लाइफ, जिन्हें बनाने में आपने अपना जीवन कुर्बान कर दिया। यू हैव सैक्रिफाइस्ड द होल ऑफ योर लाइफ टू मेक दोस थिंग्स, उन चीजों का निर्माण, जिन चीजों का निर्माण करने में आपने अपना पूरा जीवन खपा दिया, जिन चीजों का सृजन करने में आपने अपना पूरा जीवन लगा दिया, अगर उन्हीं चीजों पे आग लगती है, उसी घर में आग लगती है, एक एक तिनका जोड़ करके जो घोंसला आपने बनाया था, जो नीड आपने बनाया था, पर आपके सामने अगर उसमें आग लगती है, आप उसको जलता हुआ देखते हैं। उसे जलता हुआ देख करके भी आप अपना धैर्य नहीं खोते हैं, उसके बावजूद भी आप जो है आप अपना धैर्य नहीं खोते हैं, और बल्कि क्या करते हैं, बल्कि आप ये करते हैं कि आप में ऐसा धैर्य होता है कि तिनका जोड़ के आप फिर जो है एक नया घोंसला बना सकते हैं, ऐसा धैर्य आप में हो। एक कविता रविंद्र बच्चन की बच्चों ऐसी, मैं बताऊंगा आपको, सुनना आप। और वॉज द थिंग्स यू, और वॉज द थिंग्स, और आप उन चीजों को देख सकते हैं, देखते हैं, यू गिव योर लाइफ टू, यू गिव योर लाइफ टू, जिनके लिए आपने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ब्रोकन का मतलब टूटी हुई, शत विक्षत, वो चीजें जिन्हें बनाने में आपने पूरा जीवन लगा दिया, पूरा जीवन खपा दिया, अगर उन चीजों को आप टूटते हुए देखते हैं, टूटते हुए देखते हैं, और उसके बावजूद भी आप अपने दिमाग के ऊपर धैर्य रखते हैं, और मन में एक ही ख्याल रखते हैं कि कोई बात नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं अपने धैर्य, अपने साहस और परिश्रम से एक नई दुनिया का फिर निर्माण करूंगा, एक नई दुनिया का फिर निर्माण करूंगा। एंड स्टूप, और आप झुकते हैं, एंड बिल्ड देम अप, और आप उनका पुनः सृजन करते हैं, पुनः उनका निर्माण करते हैं। विद वोर्ड आउट टूल्स का मतलब आपके जो टूटे हुए औजार हैं, अर्थात आपकी टूटी हुई हिम्मत, आपका टूटा हुआ साहस और आपके टूटे हुए परिश्रम के औजारों से आप पुनः नवसृजन की ओर बढ़ते हैं, नवनिर्माण की ओर बढ़ते हैं। और जो बात हो गई है, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, जो नुकसान हो गया है, बच्चन की कविता है, तो जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह टूट गया तो टूट गया। अंबर के आंगन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। ये कविता है बच्चों। तो जो बात हो गई है सो गई है, परंतु यहां यह बताया गया है कि आपने जो कुछ निर्माण किया है वह आपके सामने टूट गया है, लेकिन आप में इतना मादा है, लेकिन आप में इतनी हिम्मत है कि आप क्या कर सकते हैं, अपने टूटे हुए औजारों के साथ। ये टूटे हुए औजार क्या है? आपकी टूटी हुई हिम्मत, आपकी टूटी हुई मेहनत के औजारों से आप पुनः नव सृजन या नव निर्माण में लगते हैं, और आप क्या है, आप एक नई दुनिया फिर बसाते हैं, एक नई दुनिया फिर बसाते हैं। ऐसी कविता है बच्चन की। उसमें बच्चों उन्होंने लिखा है कि है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है, कल्पना के हाथ से कमनीय जो मंदिर बना था, भावना के हाथ ने जिसमें वितानों को तना था, स्वप्न ने अपने करों से था जिसे रुचि से संवारा, स्वर्ग के दुष्प्राप्य रंगों से रसों से जो सना था। ढह गया वह तो जुटाकर ईंट पत्थर कंकड़ों को, एक अपनी शांति की कुटिया बनाना कब मना है। माना कि वो महल जो आपने बनाया था बड़ा खूबसूरत था, पर ढह गया वह तो जुटाकर ईंट पत्थर कंकड़ों को, एक अपनी शांति की कुटिया बनाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। तो यहाँ बच्चों नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। ये कविता बच्चन की है, जिसका मैसेज और इस कविता का मैसेज एक जैसा। नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। देखो, इफ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स, आपने जितनी भी जिंदगी में उपलब्धियां पाई है, आपने जीवन के अंदर जितनी भी उपलब्धियां पाई है, जीत हासिल की है, अगर आप उन सबका एक पाइल बना सकते हैं, हीप बना सकते हैं, इसका मतलब यह हुआ इफ यू आर एबल टू कलेक्ट ऑल द अचीवमेंट्स, if you are able to collect all of your achievements all together,
अगर आप अपने द्वारा पाई गई सभी उपलब्धियों को एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं, एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस, और आप जानते हो सिक्का फेंकने वाला, पिच एंड टॉस का मतलब होता है सिक्का फेंकने वाला जो खेल होता है, तो उसकी तरह आप अपनी सारी उपलब्धियों को क्या कर सकते हैं, दांव पर लगा सकते हैं। आप बाकी अपनी सारी उपलब्धियों को दांव पर लगा सकते हैं। एंड लॉज एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग्स, और उस दांव के अंदर आप अपना सब कुछ खो देते हैं, लेकिन सब कुछ खो देते हैं, लेकिन क्या नहीं खोते, अपना धैर्य नहीं खोते, अपनी हिम्मत नहीं खोते, और शुरुआत से नवसृजन में फिर प्रवृत्त हो जाते हैं। तो समझ लें आप बन रहे हैं अच्छे सच्चे नेक पुरुष। तो इस तरीके से बच्चों अपनी बात जारी रहेगी, परंतु आज की जो क्लास है उससे संबंधित बात अपनी पूरी हो गई है। आज की बात यही समाप्त, और बाकी बात अगली क्लास। नमस्कार।